तो अब जब मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन शुरू होगा तो ये क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो 1600 वाला टाइम था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे एज ट्रेडर्स, कि हमें जो है यहाँ पे ट्रेड करना है। उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे। दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू कलेक्शन और यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने करने के लिए यहाँ पे बात कर ली थी। तो यहाँ से शुरू हुआ। फिर 1700 के टाइम पे, 1756 या 57 के टाइम पे औरंगज़ेब जो थे, जो मुग़ल एम्परर थे, उनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ के बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे जो मुग़ल एम्पायर था वो पूरी तरीके से डिक्लाइन पे आना शुरू हो गया, धीरे धीरे कम हुआ। जब कोई एक एम्पायर गिरता है तो बाकी एम्पायर्स इस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा था, मराठा। बट मराठा जो थे राइवल रहते थे। ये क्या करते थे, ये जैसे ये एरिया है तो ये इतने एरिया में रहते थे, इधर उधर गए, प्लंडर किया, लूटपाट मचाई। हाँ, किसी से 1/4 हिस्सा ले लिया, किसी से 1/6 पार्ट ले लिया। जो 1/4 होता उसे चौथ बोलते थे, और जो 1/6 होता था उसे सरदेशमुखी बोलते थे। ये कलेक्ट किया और फिर वापस अपने आ गए। उन्होंने कभी भी कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं करी कि पूरा एक एरिया को हम कंसोलिडेट करें, उसे एग्रीगेट करें, एग्रीगेट करके लेके आए, जैसे मुगल्स का था, पूरा एक राज्य था ना। पर फिर जैसे जैसे रूलर्स ख़राब होते गए वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया, वो उन्होंने किया नहीं। इसका फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने उठाया। ब्रिटिशर्स की सबसे बढ़िया पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग फैक्शंस में सबको डिवाइड कर दिया, ना इसको इससे मिलने दिया, ना इसको इससे, ना इसको इससे, और ये ख़त्म हो गया। अब दो तरीके से क्या हुआ, पहले हुई बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, एक प्लासी प्लंडर हुआ था। तो जो प्लासी प्लंडर था उसमें क्या था, सिराजुद्दौला थे, बहुत यंग रूलर थे मुग़ल एम्परर। तो उन्होंने कहा, जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्टिफाई करने लगे एरिया को मतलब अपना फोर्ट जैसा, किला जैसा बनाने लगे। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने मना किया, मत बनाओ। ये लोग माने नहीं, ये चले गए वहाँ पे, और इन्होंने क्या किया, एक छोटे से कंजस्टेड एरिया में कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्या किया, बंद कर दिया। उनकी दम घुटने से हो गई मौत। वो प्लासी प्लंडर हो गया। इसके रिटेलिएशन में ब्रिटिशर्स ने इन पे अटैक कर दिया। अटैक करने पे क्या हुआ कि एक तरीके से मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू का मतलब होता है कि जो कमांडर था, जो मिलिट्री का कमांडर था, वो ब्रिटिशर्स से मिल गया। तो जब ये लड़ने गए तो जो मुग़ल एम्पायर की आर्मी थी वो आगे ही नहीं बढ़ी। तो बहुत मुश्किल से कुछ ज़रा सा ब्लड शेड हुआ और वो एरिया इनके पास चला गया। फिर उन्होंने हेफ्टी पेनल्टी डाली, कॉम्पनसेशन डाला। तो इससे क्या पता चला कि अब जो है ब्रिटिशर्स का रूल हो सकता है। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद 3 मुग़ल एम्परर्स ने मिलकर, शाह आलम, सिराजुद्दौला और मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा है, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, फिर से बैटल करी। वो थी बैटल ऑफ बक्सर। इसमें क्या हुआ, ये पूरी तरह हार गए और फाइनली ब्रिटिश का कंट्रोल जो था वो आ गया। ठीक, अब ये जब ब्रिटिश का कंट्रोल चलता रहा, वो एक्सप्लॉइट करते रहे। तो 1757 से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर एक टाइमलाइन आती है बीच में 1857 की, जब इतना एक्सप्लॉइटेशन करा गया, तब क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। कि लोगों ने क्या किया कि हम लड़ सकते हैं, और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये 100 ईयर्स के बाद एक ये रिवोल्ट हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो अगर पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात की जाए कि जो फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ना शुरू किया, छोटे मोटे राइट्स और चीज़ें होती रहती थी पहले भी, बट जो फाइनली शुरू हुआ वो इससे शुरू हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री में, 1757 का टाइम, जो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये किस टाइम पे था, 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे, जो जनरल थे यहाँ के, ठीक है। इनके टाइम पे एक म्यूटनी हुई, इसे सिपॉय म्यूटनी भी बोला जाता है। क्यों, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, कुछ कहते हैं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, कुछ कहते हैं कि ये मेयर सिपॉय म्यूटनी थी, कि उनके लिए एक इमीडिएट कॉज था जो हम आगे पढ़ेंगे, वो चीज़ हुई। और कुछ सिपाहीज़ ने, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये एक सीरियस चैलेंज था जो कंपनी ने फेस किया। और इसी रिवोल्ट के बाद जो कंपनी का रूल था वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, और डायरेक्ट कंट्रोल, इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके पास चला गया डायरेक्ट, अब वो क्राउन के कंट्रोल में आ गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इसे गवर्न कर रही थी
1600 में वो ट्रेडर्स की तरह है, फिर उन्हें देख रही थी सारी चीज़ें, पर जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसका सारा कंट्रोल क्राउन के हाथ में चला गया। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो कॉजेज़ क्या थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। अगर हम देखें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज़ पे आ जाते हैं। पहला है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज का मतलब ये हो गया कि मेनली पॉलिटिक्स उस टाइम पे कैसी चल रही थी, किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो पॉलिसी मेनली जिन्होंने करी, लॉर्ड डलहाउजी ने ज़्यादा इसको फेमस किया। थी ये चीज़ पहले भी, पर लॉर्ड डलहाउजी के नाम से फेमस हुई, लॉर्ड डलहाउजीज़ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी में क्या है, अगर कोई रूलर है और उसका नेचुरल एयर नहीं है, मतलब उसका मेनली वैसे अडॉप्टेड सन तो है लेकिन नेचुरल एयर नहीं है। नेचुरल एयर का मतलब कि उसका वैसा बेटा नहीं है, सगा बेटा अगर नहीं है, तो इस केस में उनकी जितनी भी टेरिटरी होगी वो कन्फिस्केट कर ली जाएगी। और कन्फिस्केट कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी कन्फिस्केट कर लेगी। अगर उन्होंने बिना कंपनी की इजाज़त के किसी को अडॉप्ट किया तो व्हेन अ रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट, अब डिपेंडेंट स्टेट कौन सा हो गया? डिपेंडेंट स्टेट वो हो गया जो उनके साथ अलायंस में है, जो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो ब्रिटिशर्स की बात मान रहे हैं। अगर उनका कोई नेचुरल एयर नहीं है तो वो टेरिटरी किसके पास चली जाएगी? कंपनी के पास चली जाएगी। और जो एयर्स, जिन भी एयर्स को अडॉप्ट किया है उन्होंने, अगर उन्होंने ऐसे अडॉप्ट किया है कि उन्होंने कंपनी को बताया भी नहीं है और कंपनी ने कोई परमिशन भी नहीं दी है, तो उस केस में अगर अडॉप्टेड एयर्स हैं, उनके अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो अडॉप्टेड चाइल्ड को भी नहीं दिया जाएगा। ये वाला केस उनके साथ हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ था। उनका बेटा था जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको नहीं दिया गया था। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के उसमें उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी, कई एरियाज़ को एनेक्स कर लिया था, कई एरियाज़ को उन्होंने कैप्चर किया इस केस में। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? एनेक्सेशन ऑफ अवध। ये चीज़ तो कि अवध से उनके रिलेशंस कंपनी के बहुत अच्छे थे और अवध एक तरीके से प्रोटेक्शन में था। प्रोटेक्शन में इन द सेंस कि अवध सारी बातें मान रहा था कंपनी की, सारी चीज़ें कर रहा था, बट अब वो किस तरीके से हटाएं, तो उन्होंने क्या किया? 7 फ़रवरी को 1856 को जो नवाब थे वाजिद अली शाह, बहुत अच्छे कथक डांसर भी थे ये वाजिद अली शाह, इनसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन छीना। जब उन्हें नहीं मिला, इसके अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि ये माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब ये सही से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। माल एडमिनिस्ट्रेशन का केस लगाया और अवध को एनेक्स कर लिया। और जब अवध को एनेक्स किया तो अप्रॉक्स 75,000 जो उनके सिपाहीज़ थे उनको जॉब से निकाल दिया गया। अवध के नवाब बहुत लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, और जब ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स किया तो सारे प्रॉमिसेस ख़त्म हो गए। सारे इंडियन रूलर्स को लगा जब अवध को एनेक्स किया जा सकता है, अवध पे कब्ज़ा किया जा सकता है, जो हर बात मान रहा था कंपनी की, तो वो किसी को भी कर सकते हैं। और जो अवध की आर्मी थी उसे डिसबैंड कर दिया। जो भी अवध की आर्मी थी उसे डिसबैंड करने का मतलब ये हो गया उसे निकाल दिया, अपने आर्मीज़ को रखा गया। तो जितने भी डिस्पजेस्ड ताल्लुकदार होंगे, जितने भी ज़मींदार होंगे, वो तो दुश्मन बन ही जाएंगे। जब वो दुश्मन बन जाएंगे तो क्या होगा? एनेक्सेशन हो गया, और इसी वजह से जितने भी सिपाहीज़ थे वो भी एक तरीके से रिवोल्ट करेंगे कि भाई हम क्यों रहे जब हमारी रोज़ी रोटी छिन गई। उनकी वो एक तरीके से ब्रेड अर्नर्स थे, और जब उन्होंने सारे सिपाहीज़ को निकाल दिया तो वो भी एक हार्डशिप का केस बन गया। जब वो भी एक हार्डशिप का केस बन गया तो इस केस में क्या होगा? वो लोग भी क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ? डिसरेस्पेक्ट जो शो की उन्होंने बहादुर शाह को। बहादुर शाह जो थे वो लास्ट मुग़ल एम्परर बचे हुए थे, लास्ट मुग़ल एम्परर थे। उनसे कह दिया आप रेड फोर्ट में नहीं रह सकते। वो करीब 80 ईयर्स के होंगे। तो लॉर्ड डलहाउजी ने क्या कहा कि जब बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ हो जाएगी तो इनके बाद इनके जो भी सक्सेसर्स होंगे, जो भी इनके सक्सेसर्स आएंगे, एक तो वो रेड फोर्ट के पैलेस में नहीं रह सकते जहाँ वो रहते थे, ये लॉर्ड डलहाउजी ने बोल दिया। फिर लॉर्ड कैनिंग ने क्या अनाउंस किया कि जितने भी सक्सेसर्स होंगे वो एम्परर का टाइटल नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि अब वो किंग नहीं कहलाएंगे। उनके जितने भी बेटे या जो भी प्रिंस आएंगे वो ये टाइटल को यूज़ नहीं कर सकते हैं।
अब किसी को भी ये चीज़ बुरी लगेगी, एक राजा, उससे उसका पूरा टाइटल छीन लिया गया, फिर जिस घर में वो रहते थे उस घर को भी निकाल दिया गया, तो ये एक डिसरिस्पेक्ट थी। इस डिसरिस्पेक्ट जब शो हुई तो मुस्लिम्स को भी बुरा लगा। फिर नाना साहिब के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, नाना साहिब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे, और अडॉप्टेड सन किसके थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के। पेशवा बाजीराव सेकंड के नाना साहिब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे। तो उनको क्या करा गया? पेंशन देने से मना कर दिया गया कि आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जो उन्हें पेंशन्स मिलनी चाहिए थी वो पेंशन देने से मना कर दिया गया। फिर कोई वेल्थ नहीं मिलेगी। फिर उन्हें जो भी पैसा था, जो भी उन्हें वेल्थ मिली थी अपने पेशवा बाजीराव अपने फादर से, वो उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में बांटना शुरू करी, ताकि जो लोग हैं उनको रिवोल्ट के लिए थोड़ा सा काम करवाया जा सके, ताकि उन्हें रिवोल्ट के लिए पैसा मिल सके या वो चीज़ें हो सकें। फिर अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट जो कॉज बना। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉज बना उसमें क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियल्स जो थे वो एक तो अनपॉपुलर होने लगे उनकी हरकतों की वजह से, फिर ब्राइबरी के केस आने लगे, करप्शन बहुत ज़्यादा करने लगे वो। उसके बाद जो भी ऑफिशियल्स थे वो ना तो किसी के कस्टम की कोई बात रखते थे, ना कल्चर का कुछ देख रहे थे कि इंडिया का कल्चर कैसा है, कस्टम्स कैसे हैं, आप कुछ तो देख के बात करोगे, वो भी नहीं देखते थे। फिर इंडिया जो है, इंडियंस जितनी भी हैं वो अपनी, अगर उनकी ग्रीवांस हैं कोई, उनकी अगर कोई परेशानी है तो कोई रिड्रेस करने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स थे इनएक्सेसिबल से हो गए थे कि आप जब गवर्नमेंट चला रहे हो तो आप बात तो सुनोगे, वो भी नहीं सुना। फिर मिस यूटिलाइजेशन हुआ किसका? इंडियन रिसोर्सेज का। पहले क्या था, इंडिया में जो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, आर्टिसंस थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इंडिया में भी। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ताकि जो इंडिया है वो सिर्फ एक सप्लायर बन के रह जाए किसका? रॉ मटेरियल का, और वो अपने प्रोडक्ट्स बनाए और फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ ला के बेचें। तो रूलर्स जो थे इंडिया के वो पहले इंडिया में सेटल हो जाते थे। अगर देखा जाए तो जो जितने भी रूलर्स आए, चाहे मुगल्स को देखो या तुम कुशान्स को देखो या किसी और को देखो, तो वो यहीं सेटल हो जाते थे, यहीं सेटल होते थे और यहीं के लिए काम करते थे। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो भी वेल्थ आती थी वो ये वेल्थ कलेक्ट करते थे और इंग्लैंड भेज देते थे, और वापस पैसा वैसा इकट्ठा किया और वापस चले जाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब